शुरुआती दौर में जैसा कि मैं जानता हूँ 10 बाय 10 की एक छोटी सी खोली में उनका यहाँ पे ब्रॉटअप हुआ। फारूक सर का जो बिछोना था वो एक पतरे का अटैच ही होता है, वो था। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूँ ताकि परिवार को ऐसे दिन गुजारने पड़े जो स्ट्रगलिंग, उसमें से मैं बाहर निकाल सकूँ। तो उस टाइम पे ऐसा कल्चर था कि किसी का भी लड़का अगर सेटल उसको करना है तो हम उसको विदेश भेज दें। मैं ऐसा था कि मैं इसके लिए नहीं बना, अपने लिए तो सही, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ काम करूँ। केपी ग्रुप ही क्यों, ये नाम क्यों सिलेक्ट किया गया? के से जो फारूक सर का गांव है कोठी और वहाँ के पटेल हैं, अच्छा। उनकी सरनेम है पटेल, यानी कि कोठी वाला पटेल। लेकिन आज के दौर में हम उसे डिफाइन करेंगे, केपी को एक कामयाबी का पथ भी कहा जाता है, यानी के से कामयाबी और पी से पथ। वो आदि है स्पीड के, वो आदि है डेडिकेशन के, वो आदि है कमिटमेंट के, वो आदि है लॉयल्टी के, वो आदमी है प्रामाणिकता के। ये सारी चीज़ें जो एथिक्स है और कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें पकड़ के रख करके स्पीड के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। 5 मेगावाट का प्लांट सीडी में लगा। उस टाइम की जो टीम थी वो सही में अभिनंदन के पात्र है कि इतने जो पानी में उन्होंने काम करके वो सोलर प्लांट 5 मेगावाट का लगाया और वहाँ से तकदीर में पासा पलटा। वो कहते हैं हमेशा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप मेहनत करो, डटे रहो और ईमानदारी से काम करते रहो, तो उसका ये नतीजा है, लोगों की दुआओं का नतीजा है, ईश्वर की कृपा है। तो आज ये कंपनी कितना ग्रोथ कर पाई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के जर्नी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जिसने अपनी शुरुआत सूरत से और बहुत ही मतलब 1 लाख की पूंजी से शुरुआत करी थी और आज 18,600 करोड़ के मार्केट कैप से भी ज्यादा उसका बिजनेस अंपायर। आज हम बात करने वाले हैं सूरत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी केपी ग्रुप के बारे में। और इस जर्नी को नरेट करने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केपी ग्रुप के ही मिस्टर अफराज शेख, जिनको ज्यादातर लोग राजा शेख से भी जानते हैं। हम राजा सर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि केपी ग्रुप की जर्नी कैसे रही। राजा सर, आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। तो सर, जैसे कि हमने सुना है कि केपी ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1994 से। Yes. सही है? यस। तो आप भी इस ग्रुप के एक अच्छी पोजीशन के ऊपर में, मेरे ख्याल से आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन पे हैं आज की तारीख में जी। तो आपने इस पूरी जो जर्नी है उस जर्नी को बहुत नजदीक से देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसके स्ट्रगल्स को भी देखा होगा जी। जैसा कि आपने बताया कि 1994 में केपी ग्रुप की स्थापना हुई सूरत में और केपी ग्रुप का CSR आर्म है केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन में एज अ डायरेक्टर मैं सारी CSR एक्टिविटी भी देखता हूँ अंडर द गाइडेंस डॉक्टर फारूक जी पटेल। 1994 में जो कंपनी के फाउंडर है और कंपनी के CMD है डॉक्टर फारूक जी पटेल ने इस कंपनी की स्थापना की। मैं थोड़ा नरेशन करूंगा कि केपी ग्रुप ही क्यों, ये नाम क्यों सिलेक्ट किया गया। केपी जो सिंपलाइज करता है, के से जो फारूक सर का गांव है कोठी, अच्छा, जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में आया है, ट्रालसा कोठी उसे कहा जाता है। तो ट्रालसा कोठी गांव के वो वतनी हैं और वहाँ के पटेल हैं। अच्छा। उनकी सरनेम है पटेल, यानी कि कोठी वाला पटेल। ओके। लेकिन आज के दौर में हम उसे डिफाइन करेंगे तो केपी को एक कामयाबी का पथ भी कहा जाता है, यानी के से कामयाबी और पी से पथ। और यहाँ पे आकर के काफ़ी लोग कामयाबी भी हासिल की। और सेकंड, आपने पूछा कि बहुत स्ट्रगलिंग दौर में मतलब एक कंपनी की स्थापना हुई और आगे कैसे बढ़ी। जो डॉक्टर फारूक जी पटेल है CMD, उनकी जर्नी थोड़ी यहाँ बताना मैं चाहूँगा कि फारूक भाई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके फादर गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसमें एज अ बस कंडक्टर जॉब करते थे। झगड़िया डेपो में उनका पोस्टिंग फर्स्ट हुआ, उनकी ट्रांसफ़र सूरत हुई। तो वो जब 1.25 साल के फारूक पटेल को लेकर के सूरत आए और शुरुआती दौर में जैसा कि मैं जानता हूँ
10 बाय 10 की एक छोटी सी खोली में उनका यहाँ पे ब्रॉटअप हुआ। मैंने सुना है उनकी माताजी और फादर से डिस्कशन में कर रहा था, तो उनका जो फारूक सर का जो बिछोना था वो एक पतरे का एक जो अटैची होता है वो था। ऊपर से बारिश के मौसम में उस ऊपर से पानी टपक रहा है। जो फारूक सर की मदर है उनको वो अटैची पे सुलाते, उसके छोटा से एक छोटा बिस्तर लगता है छोटा उस टाइम पे, तो उनको बचाते हुए इस तरह से वो पूरी रात गुजारते थे अगर तेज़ बारिश होती थी। उनके फादर से मैं डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जब मैं जॉब से आता था, कंडक्टरी करके आता था, बसेस में काफ़ी ट्रैवलिंग होती थी, ये डेपो से ये स्टेशन से वो स्टेशन, रात में आता था तो किराए का जो मकान था और उस किराए के मकान में रात में 9 बजे जो मालिक था वो लाइट भी बंद कर देता था, बिजली बंद कर देता था। वो एक उनका नियम था। तो मैं लेट आता तो एक दिए की रोशनी में हम खाना खाते और इस तरह से आगे बढ़ी ज़िंदगी। सिर्फ 700 रुपये उस वक्त उनकी तनख्वाह थी। जैसे फारूक थोड़े बड़े हुए, उनको स्कूल में एक सरकारी अडाजन गांव के एक स्कूल में दाखला लिया गया। वो वहाँ पे 1 से 4 उनकी पढ़ाई हुई। पढ़ने में बहुत वो इंटेलिजेंट थे, तो उनकी टीचर जो थे वो उनको जज कर सकी। माताजी जो थे उस टाइम पे मैट्रिक शायद पास थे। टीचर ने उनसे इंटरेक्शन किया कि लड़का पढ़ने में होशियार है, आप इसकी अच्छी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में इसको एडमिट कराओ ताकि वो अच्छे से अपना विकास कर पाए, अपने माइंड का विकास कर पाए और आगे बढ़े, कुछ तरक्की करे। माताजी को ये बात पसंद तो आई, लेकिन वो सोच रही थी कि 700 रुपये की तनख्वाह है, स्कूल की फीस करीब कुछ उस टाइम पे 130 रुपीज़ थी पर मंथ, तो कैसे मैनेज करें। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, वो चाहते थे क्योंकि माताजी के जो फादर थे वो भी तलाटी थे, लेकिन वह उनका लड़का भी कुछ पढ़ के बने, तो उन्होंने रिस्क लिया और मैनेज कर लेंगे थोड़ा, लेकिन बच्चे को अच्छी स्कूल में। तो उन्होंने जो अडाजन रोड पे भूलका भवन ट्रस्ट है, उसकी वीडी देसाई वाड़ी वाला स्कूल है, वहाँ पे उनको एडमिट कराया और 12वीं तक वो पढ़े वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की और वहाँ से उन्होंने सोचा कि कुछ परिवार, क्योंकि स्ट्रगल में पूरा ज़िंदगी थोड़ा गुजरा था, वो चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, मैं कुछ ऐसा बड़ा करूँ ताकि परिवार को जो ऐसे दिन गुजारने पड़े, जो स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, उसमें से मैं बाहर निकाल सकूं। तो उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, उन्होंने चश्मे की दुकान में काम किया, कपड़े की दुकान में काम किया। एक टाइम ऐसा है कि उस टाइम पे ऐसा कल्चर था कि किसी का भी लड़का अगर सेटल उसको करना है तो हम उसको विदेश भेज दें। तो वो भी लंदन गए, पिताजी ने इधर उधर से मुंडी इकट्ठा करके उनको वहाँ भेजा और वहाँ पे वो पिज़्ज़ा शॉप में उन्होंने काम किया। लेकिन उनके मगज में ऐसा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने लिए तो सही, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ काम करूँ। तो वापस इंडिया लौट आए और 1994 में ये केपी ग्रुप की स्थापना की गई। तो ये एक स्थापना तक की कहानी है। राजा सर, जैसे आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया अभी तक की जो स्टोरी थी फारूक सर की, रियली लाइक एक 10 बाय 10 के मकान से मतलब फिर वो यूके गए, फिर यूके में रह के भी समाज के बारे में और देश के बारे में सोचना, मतलब लाइक इतनी छोटी उम्र में वो सराहनीय चीज़ है। आज के लोग तो ये देखते हैं कि भाई मेरी सैलरी कब आ रही है मेरा घर कैसे चल रहा है, बस वहाँ तक सोचते हैं, समाज तो बाद में आता है। तो मैं जानना चाहूँगा लाइक केपी ग्रुप, मतलब और ज़्यादा एक्साइटेड हो कि मतलब केपी ग्रुप की स्थापना कैसे हुई और वो कैसे आगे बढ़ रही है आज की तारीख में। 1994 में जब केपी ग्रुप की स्थापना हुई तब मुझे याद है कि फजल टावर की एक शॉप में उसकी एक छोटी सी ऑफिस बनाई गई। जस्ट लाइक ऐसा मान सकते हैं कि वो भी हो सकता 10 बाय 10 से कम थी, और वहाँ से एक स्टार्टअप कह सकते हैं कि फारूक सर ने लिया और उन्होंने सोचा कि भाई मैं शुरुआती दौर में, क्योंकि जब वापस आए
तो परिवार में पहले उनका मतलब मैं शादी कराई, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि भाई अब तो ठीक है, माँ बाप के साथ मुझे फैमिली, 3 बहनें भी थी, तो फैमिली को भी आगे बढ़ाना है। तो वो शुरुआत में वो गए, यहाँ सूरत में मुंबई मार्केट है, वहाँ पे ब्रिक्स का, कार्टिंग का वगैरह काम बहुत सारा चलता है वहाँ पे। तो वहाँ जाकर के उन्होंने मन बनाया कि मैं वहाँ पे दलाली करूँगा। एक गाड़ी बेचने पर जो उनको 50 रुपये कुछ ऐसी दलाली मिलती थी। तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के जाना होता था और पूरे दिन मान लो कि 12 बजे तक उनका काम होता था। तो 12 बजे तक वो काम करते थे और उसके बाद भी फ्री थे। तो वो किसी न किसी दुकान पर, चश्मे की दुकान पर या इस तरह से जा कर के कुछ सीखते थे नया, कि कुछ ऐसा करूँ कि ताकि परिवार को जितना मदद हो सके उतना करूँ। लेकिन ग्रोथ की एक आग थी। हाँ, आग थी कि मुझे कुछ करना है। लेकिन उन्होंने कुछ दिन ही, करीब 1 वीक ही ये काम किया। उनको लगा कि इस तरह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो सीधे चले गए। वहाँ पे एक जकात नाका था, तो यहाँ पे मान लो कि उसका एक दाम होता था, लेकिन उसके आगे जाए तो थोड़ा और सस्ता मिलता था। अच्छा। तो उसका जो गैप था वो करीब एक गाड़ी का 500-700 रुपये करीब था। तो वहाँ जा कर के वो पूरा ट्रक उन्होंने किया कि भैया मैं पूरा लेता हूँ, इस तरह से मैं आपको करूँगा। फिर उनकी भूख और बढ़ी, ये लाते तो कहीं न कहीं से होंगे, तो सीधा जो बोलते हैं ईंट की भट्टी, तो वहाँ चले गए। पूरी उससे बात किया कि भाई ये ईंट मुझे चाहिए, पूरे की पूरी मैं लेता हूँ, कैसे करेंगे। उसने बोला 10,000 रुपये मुझे रोकड़ा दो, बाकी का आप माल जो है पूरा गाड़ी बेचने का तुम्हारा पूरा 1 लाख ईंट बैठ जाएगा, उसके बाद मुझे पैसा देना। तो उन्होंने वो सौदा किया। तो इस तरह से वो आगे, लेकिन करीब 6-7 महीने में उनको लगा कि नहीं यार, ये ठीक है, मैं परिवार तो चला सकता हूँ लेकिन दूर नहीं जा सकता, ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। तो वो फैमिली को लेकर के चले गए भरूच, और वहाँ पे पहला उन्होंने जो भी कुछ जमा पूंजी थी उससे एक ट्रक लिया और केपी ट्रांसपोर्ट करके एक शुरुआती दौर में उन्होंने केपी ट्रांसपोर्ट शुरू किया। अच्छा जी, मेरे ख्याल से ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा केपी ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये मतलब पहली बार हम सुन रहे हैं कि केपी ट्रांसपोर्ट करके भी कंपनी थी, कि बाकी हमने बाकी और कंपनियों के बारे में सुना है जो रिन्यूएबल एनर्जी की हैं और वो सब में। जी जी जी। तो केपी ट्रांसपोर्ट किया कुछ उस टाइम पे। वहाँ पे जामनगर में रिलायंस की कुछ फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था। एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहाँ तक पहुँचे, रेती कपची और जो भी कार्टिंग का जो मटेरियल है वो डालने का काम उन्होंने शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने एक यूनिटी बनाई। तो 90 ट्रक ओनर्स उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए, और ये केपी ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे थोड़ा चल पड़ा। उन्हें लगा, लेकिन ये काम भी उन्होंने, उनकी स्पीड, एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं स्पीड में। वो आदि है स्पीड के, वो आदि है डेडिकेशन के, वो आदि है कमिटमेंट के, वो आदि है लॉयल्टी के, वो आदमी है प्रामाणिकता के। ये सारी चीज़ें जो एथिक्स है और कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें पकड़ के रख करके स्पीड के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया विद इन ईयर में, ठीक है, इसमें मान लो कि मैं जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा कर पाऊंगा, कैश फ्लो को घुमा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं साल में देखूंगा कि तो मेरे पास बचेगा कितना। तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि उस टाइम पे जो उनके पार्टनर्स थे, उनको जब उस टाइम पे कुछ 2-3 ट्रक थे, वो उन्होंने हैंड ओवर किए पार्टनर को। वापिस सडनली वो सूरत आ गए, और सूरत में आकर के कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग मटेरियल का इस तरह से काम करना शुरू किया। और कुछ ही वक्त में उनको एक मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का काम मिलना शुरू हुआ, और अस्तित्व में आई केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और वहाँ से केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का उन्होंने बीज बोया और आगे बढ़े। धीरे धीरे काम सूरत से साउथ गुजरात तक मिला, कैश फ्लो भी बढ़ा, कंपनी की बैलेंस शीट भी थोड़ी ठीक होने लगी। तो अब उनको लगा कि मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मुझे मान लो कि मेरा जो मुनाफा है वो कम होता है। तो उन्होंने फैब्रिकेशन कंपनी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जो केपी बिल्डकॉन तो बना चुके थे, लेकिन केपी इंजीनियरिंग करके उन्होंने एक यूनिट भी कामरेज में किया, क्योंकि उस समय उस जगह पर उनके मोबाइल टावर निर्माण का काम चल रहा था। तो एक टाइप किया एक जन के साथ और केपी इंजीनियरिंग करके उसका नाम रखा। आप देखना कि उन्होंने केपी को कभी छोड़ा नहीं, जो ब्रांड नेम है उसको अलग रखते हुए कोई दूसरा नाम उन्होंने पसंद नहीं किया, केपी को फोकस में रखा।
उनको अपने गांव के प्रति लगाव था, उनको अपने नाम के प्रति लगाव था, तो इसलिए वो उसको पकड़ करके ही आगे बढ़े। समहाउ हुआ कि उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं मान लो कि उस टाइम पे हज कंपनी थी, आइडिया थी, तो एयरटेल था, टाटा था, रिलायंस था। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये कंपनियां काम कर रही थी। तो उन्होंने एक आइडिया शेयर किया, उनके वो इनोवेटिव भी बहुत है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक टावर पे सारी कंपनी के नेटवर्क आ जाए। अच्छा। तो ये सोच उन्होंने ड्रोबो किया, प्लान किया, और फिर उस टाइम पे जो भी रहे होंगे इस कंपनी के जो मुखिया, उनके पास, डायरेक्टर वगैरह उनके पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो वो लोग भी सोचने पड़ गए। तो उन्होंने उस फारूक सर को चैलेंज किया कि भाई आप ये कर सकते हो, इज इट पॉसिबल? बोले कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो वो आइडिया उनको बहुत पसंद आया और सारी मिला करके फिर इंडस करके एक कंपनी अस्तित्व में आई जो मोबाइल नेटवर्किंग में पूरी दुनिया में उसका नाम है, इंडिया में भी नाम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो। तो उन्होंने पहले तो उनको आइडिया को पसंद करके उनको अवार्ड दिया और फिर पूरे गुजरात का काम दिया, और वो काम उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि धीरे 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 16 स्टेट, देश के 16 स्टेट में उन्होंने मोबाइल निर्माण का काम किया। और वो इस तरह से उनकी जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे एक यहाँ से। और मैं एक बात आपको वापस रिकॉल करना चाहूँगा कि आपने कहा कि 1 लाख की शुरुआत में, तो उस टाइम पे जब ये केपी ग्रुप की स्थापना की तो जमा पूंजी जो 1 लाख रुपए थे उससे ये कंपनी बनी, और उसकी ग्रोथ उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो किस तरह से उसका ब्रॉडअप। तो ये एक पड़ाव था। तो यहाँ तक केपी बिल्डकॉन, केपी ग्रुप की जो जर्नी थी, तो एक टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में मेन कंपनी बन करके उभरी। तो फिर ये जैसे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि स्पीड, लॉयल्टी और जो एक भूख है आगे अंदर ग्रोथ की, कुछ करने की खुद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो वो केपी ग्रुप को एक जगह से यहाँ तक लेके आए, केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ली, टेलीकॉम में इतना नाम कमाया। फिर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब लाइक क्यों, कैसे? वो भी एक रोचक कहानी है। 2008 मतलब मैं 7-8 की बात हम करें तो उस टाइम पे एक 2G स्पेक्ट्रम करके एक इश्यू देश में हुआ, बहुत बड़ा इश्यू चला, और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में थोड़ा हम कह सकते हैं कि सेटबैक जो है वो आना शुरू हुआ। काम जो था वो कुछ हद तक कम हो गया कंपनी के पास, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका था और ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाना कंपनी के इसमें भी था नहीं। बैलेंस शीट पे इफेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि उनके साथ काफ़ी जो ऐसे लोग थे जो लॉयल थे कंपनी के लिए, केपी ग्रुप के लिए वफादार थे, तो पूरी टीम थी। टीम को भी संभालना है। मैंने सुना है, जैसे कि साथ में मैं रहा हूँ काफ़ी, तो मुझे पता है कि एक वक्त उनकी जो पूरा बैंक बैलेंस थी वो 0 हो गई। उस टाइम पे ऐसा दौर आया और बहुत स्ट्रगल पीरियड में वो गुजर रहे थे, डिप्रेशन मोड में भी आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे, मैं पहले से उनके मन में था कि कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, लेकिन अब क्या करना। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप किया, बहुत सारे रिसर्च किए। तो उनकी नज़र रिन्यूएबल सेक्टर पे पड़ी, क्योंकि कंपनी के पास केपी बिल्डकॉन के अंडर में जब यहाँ पे गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, अपने जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी थे, तो उन्होंने चारणका में एक सबसे बड़ा सोलार प्लांट था वो स्थापित किया था। उसमें केपी बिल्डकॉन ने 100 मेगावाट का काम किया था। 100 मेगावाट? यस। फारूक सर को उस टाइम पे पता था, वो एकदम वो आइडिया क्लिक हुआ कि अगर मान लो कि सोलार प्लांट, तो उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि उनका सीखना उनका काम था, वो हमेशा सीखते रहते, तो अगर मैं एक प्लांट लगाता हूँ तो 25 साल तक उसकी वैलिडिटी है, सोलार पैनल की वारंटी होती है, और इतना पावर वो 25 साल तक जनरेट करता है। तो उनके मगज में आया कि क्यों ना मैं ये क्षेत्र में आऊँ, उससे 2 काम होंगे। ठीक है, वो उस टाइम पे उनकी ज़रूरियात थी, लेकिन वो सोचते थे कि भाई अगर मैं ये करता हूँ, इसमें सक्सेस होता हूँ, उनको भरोसा था कि सक्सेस तो मैं होऊंगा ही, जो पकड़ूंगा। तो मुझे एक तो एनवायरनमेंट बचाने में एक मेरी भूमिका हमारी कंपनी की आ जाएगी, और दूसरा कि ये अभी इतना टच किया गया क्षेत्र नहीं है, तो शायद
मैं इसमें आता हूँ तो फिर एक कंपनी निर्माण की 2008 में, KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो आज KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तौर पर स्थापित है। तो उन्होंने वो निर्माण की। उसमें भी जब उन्होंने एक यूनिक आइडिया लेकर के लोगों के बीच में गए, क्योंकि सोलार के बारे में लोग अवेयर नहीं थे, ना इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना लोग थे। और उस टाइम पे आप देखो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं थी और इतनी बड़ी भी नहीं थी जो कह सकते हैं, क्योंकि सभी लर्निंग पीरियड में थे। लेकिन फारूक सर ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ, तो उन्होंने, उनके पास कुछ इतनी मुंडी भी नहीं थी, लेकिन लैंड ओनर्स को कन्विंस किया और एक यूनिक आइडिया लेकर आए कि प्लॉटिंग सिस्टम। एक बड़ी जगह उन्होंने हायर की 5 एकड़ समथिंग से ज़्यादा, और वहाँ पे सोलार प्लांट लगाने की शुरुआत की। लेकिन प्लॉटिंग के माध्यम से, सपोज के एक प्लॉट किसी व्यक्ति को देते हैं, उसकी एक अमाउंट तय की गई कि आपको ये प्लॉट में इतने में आपको खरीदना होगा, इसके बदले में मैं हर मंथ इतना किराया आपको दूंगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट करने के लिए वो भरूच डिस्ट्रिक्ट के, नवसारी के डिस्ट्रिक्ट के, सूरत डिस्ट्रिक्ट के बहुत गांव घूमे। एक प्रोजेक्टर लेकर के वो जाते थे रात में, और गांव वालों से मीटिंग करते थे, जो जानने वाले थे उनसे मीटिंग करते थे, उनको बताते थे कि देखो ये फ्यूचर है और इसमें आप आइए, आपको तो सिर्फ इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं आपको 25 साल तक इसका किराया दूंगा। लोग उनके आइडिया पे हंसते थे। बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्ट लेने गए तो उनका मजाक उड़ा करके उनको वहाँ से निकाल दिया। सर एक बात हमेशा शेयर करते हैं, एक पीढ़ी थी जो श्रॉफ, जो ब्याज से पैसा देते हैं, तो उसके वहाँ मैं बाहर 5-5 घंटे तक बैठा हूँ, तब जाकर के वो कन्विंस होते या पैसा देते या नहीं देते। तो उसको सक्सेस करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एक गांव का भी किस्सा मुझे याद है कि एक गांव में इसी तरह लोगों को प्लॉट बेचने के लिए और वहाँ से एक मुंडी इकट्ठा करने के लिए, एक फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए एक मीटिंग का प्लानिंग किया। लेकिन वो गांव में कोई बड़ा आदमी नहीं आया, यंगस्टर कोई नहीं आया, कोई एजेड आदमी नहीं है, सिर्फ बच्चों ने व्हाट इज़ द सोलार एंड व्हाट इज़ द सोलार प्लांट, सिर्फ वो देखने आए। फिर भी वो हताश नहीं हुए और वो अड़े रहे। जब पहला 5 मेगावाट का प्लांट सूडी में लगा, उस टाइम की जो टीम थी वो सही में अभिनंदन के पात्र है कि इतने जो पानी में उन्होंने काम करके वो सोलार प्लांट 5 मेगावाट का लगाया, और वहाँ से तकदीर ने पासा पलटा। और उसके बाद उन्होंने विंड क्षेत्र में आने का डिसाइड किया 2010 में। 2010 में KP एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की और बैलेंस ऑफ प्लांट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने शुरू किया। तो ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो शुरुआत के दौर का जो सोलार और रिन्यूएबल क्षेत्र में आने का था, फारूक भाई का और KP ग्रुप का। सर जैसे कि हमने देखा, उन्होंने मेरे ख्याल से रिन्यूएबल क्षेत्र चूज करके उनके कई सारे गोल्स को एक साथ सेधने की कोशिश करी। उन्होंने समाज का कल्याण किया, उन्होंने देश हित के बारे में सोचा, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने रिन्यूएबल में आके बहुत सारी गोल्स एक साथ पाने की कोशिश करी। तो आज की तारीख में मतलब ये कंपनियां कहाँ हैं, किस मुकाम पर हैं ये? पहले तो एक आदमी को, एक कंपनी को दिखाना आता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद की जो जर्नी है वो KP एनर्जी लिमिटेड है, वो पहली बार स्टॉक मार्केट में लॉन्च की गई, जो IPO लाए और वो सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद KPI ग्रीन एनर्जी, उसका IPO आया। रिसेंटली हम देखें तो मार्च 2024 में जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी थी KP बिल्डकॉन, जो बाद में KP ग्रीन इंजीनियरिंग हुई, उसका IPO 22 मार्च 2024 को सूरत में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा MSE प्लेटफॉर्म पर आने वाला IPO 189.50 करोड़ रुपए का था। और हिस्टोरी भी रही कि सूरत में उसका बेल सेरेमनी हुई। तो वो दिखाता है कि कंपनी की जो स्ट्रगल थी, फारूक सर की जो स्ट्रगल थी, और उनका जो एक्सपीरियंस था और उनके जो एथिक्स थे, वो कितने सफल रहे। खास करके कमिटमेंट। तो कमिटमेंट उन्होंने जो किया वो कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को पूरा करके दिया। और कंपनी की जो पाइपलाइन बनी और जो भी उन्होंने वादे भी किए और उससे जल्दी
प्लान को एग्जीक्यूट करके दिया। तो आज की डेट में कुल मिलाकर के देखे जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की सिर्फ मैं बात करता हूँ तो 250 से प्लस उनके कस्टमर है, और वो सारे मिला करके हम देखेंगे अभी जो Q1 का रिजल्ट आया तो उसके मुताबिक मैं जो आंकड़ा कहता हूँ तो 1.3 गीगावाट हम एनर्जाइज कर चुके हैं, केपी ग्रुप कर चुका है, और 3.33 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है, और कंपनी 10 गीगावाट 2030 में पूरा करने का एक टारगेट रखती है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तीन कंपनी की जोड़े तो करीब 18,000 करोड़ से ऊपर है, और कंपनी का जो बिजनेस एम्पायर है वो 186 करोड़ बिलियन रुपीस का है। खुद पर्सनली जो फारूक सर की बात करें तो फारूक सर एक वक्त ऐसा था कि 5,000 रुपये में उनको घर चलाना या 5,000 में मंथली जुटा पाऊंगा उसकी भी एक परेशानी थी, लेकिन आज उन खुद की वेल्थ जो है वो 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो ये उनकी जो स्ट्रगल है, मेहनत, वो कहते हैं हमेशा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप मेहनत करो, डटे रहो और ईमानदारी से काम करते रहो, तो उसका ये नतीजा है, लोगों की दुआओं का नतीजा है, ईश्वर की कृपा है। तो आज ये कंपनी इतना ग्रोथ कर पाई है। अभी रिसेंट नई फैक्ट्री जो बन रही है मातर में, उसका करीब हो जाएगा 2.93 लाख मैट्रिक टन्स। तो इतना बड़ा विशाल पैमाने पर एक्सपांसन हो रहा है, और कंपनी के पास इतने अच्छे कस्टमर है, मान लो कि L&T है, मेघमणि है, अनुपम रसायन है, और बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर है वो कंपनी के बकेट में है। अच्छे कस्टमर है, रिपीटेड कस्टमर है। मान लो कि काम अच्छा होगा तो रिपीटेड कस्टमर बढ़ेंगे। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी कस्टमर है, तो 250 में से आप मान के चलो तो 100 कस्टमर तो ऐसे है ही जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक कंपनी का ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया, जो 1 लाख से 18,000 करोड़ तक का जो सफ़र है, स्ट्रगलिंग पीरियड है या जो लर्निंग पीरियड है वो है। सर, एक दर्शक हमारे ये भी एक चीज जानना चाहेंगे कि पहले से हमने देखा कि फारूक सर जो है उन्होंने आइडिया दिया एक मोबाइल टावर अनेक नेटवर्क का, ठीक है। तो एक और जो चर्चा है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है कि इन्होंने साउथ गुजरात में भी पहली बार विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन किया। तो ये मतलब ये किस तरीके का फेस था? ये स्टोरी भी बहुत ही रोचक है। मतलब आपने बहुत सही टाइम पे ये सवाल किया, क्योंकि इसीलिए आज जो मिस्टर फारूक है वो डॉक्टर फारूक हो गए। अच्छा। आप क्यों? क्योंकि इनोवेशन उनका बहुत पावरफुल है। वो इनोवेशन में ट्रस्ट करते हैं और लगातार करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। और दूसरा कि उनका पावरफुल मैनेजमेंट, तो उसके बिहाफ पे उनको अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट, मानद डॉक्टरेट का पदवी दिया है। अब मैं आता हूँ कि उनको क्यों मिला। तो पहले जो मैंने आपको बताया, एक मोबाइल नेटवर्क के टावर पे अनेक नेटवर्क कंपनी के, और सेकंड ये कि मतलब एक मिथ था, वो मिथ को उन्होंने तोड़ा कि भाई सौराष्ट्र में ही और कच्छ रीजन में ही सिर्फ विंड टर्बाइन के लिए एक अच्छा, एक आदर्श लोकेशन हो सकता है या वहाँ पे अच्छी हवा मिल सकती है विंड को। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर समुद्र के इस पार अगर हवा आती है तो इस पार क्यों नहीं आ सकती। तो एक आइडिया उनके मगज में आया, उस टाइम का एक एनालिसिस किया। तो उन्होंने पाया कि सपोज कि जिसने भी एनालिसिस करवाया है भूतकाल में वो 50 मीटर या 60 मीटर पे था। तो इन्होंने सोचा कि अगर मान लो कि हम अभी की जो न्यू जनरेशन विंड है, जो विंड टर्बाइन है, वो उस तरफ भी लगाते तो उसकी हाइट करीब 130-140 मीटर की होती है। तो उन्होंने एक हाईमस्ट लगाया, उस पर विंड को जो मैपिंग कर सके वो मीटर लगा करके एक साइलेंटली उसका 3 साल डेटा रिकवर किया। 3 साल डेटा रिकवर किया। आप जितना सब्र रखोगे, जितना एनालिसिस करोगे, जितना मार्क पे डटे रहोगे, उतना आपके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट होगा और आपका मार्क आसान होगा। उन्होंने जो जगह चुनी थी वो कावी चुनी थी, और कावी के एक खेतर में ये हाईमस्ट लगा के रखा 3 साल। और देन आफ्टर उन्होंने डिसाइड किया कि
हम यहाँ पे काम करेंगे और उन्होंने पहला मान लो कि 7 विंड टर्बाइन जो भरूच डिस्ट्रिक्ट का जम्बूसर तालुका उसका कावी कंबोई गांव है, वहाँ पे जो सामोज और वो बेल्ट पड़ता है, एग्जैक्ट वो भावनगर का जो सी बेल्ट है उसके अपोजिट लोकेशन यहाँ का है सी फेस। तो वहाँ पे 7 विंड टर्बाइन सक्सेसफुली इंस्टॉल की और उसका PLF वहाँ से ज़्यादा यहाँ आता है अच्छा। तो ये एक अपने आप में बड़ी, और उस टाइम पे ट्रस्ट करने वाली जो हमारे क्लाइंट थे उसने ट्रस्ट किया और CPP के तहत और कुछ विंड टर्बाइन IPP के तहत हमने लगाई, और वो भी बहुत कम समय में। मान लो कि एक विंड टर्बाइन लगाने का जो ड्यूरेशन होता है कई जगह पे तो साल भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 मंथ में 7 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की सक्सेसफुली, और वहाँ से आकर के उन्होंने ये मिथ को तोड़ा और साउथ गुजरात को एक्सप्लोर किया विंड इंडस्ट्री के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड के लिए। अब इससे आगे जाकर के वागरा और मुलेर का जो सी बेल्ट है वहाँ पे 37 विंड टर्बाइन इंस्टॉल अभी हो रही है। हमने सुना कि लाइक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ भी वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत मेरे ख्याल से 2.6 गीगावाट का इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है। 17,600 करोड़ रुपए का ये MOU है और ये बेल्ट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, और आने वाले समय में कंपनी ऑफशोर भी कंपनी करने वाली है और उस दिशा में हमारा प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पे रोजगारी का निर्माण भी होगा। और आपने जो MOU की बात की ना, तो उसमें एक बात मैं जोड़ दूँ, KP ग्रुप ने जब कमिटमेंट MOU के तहत किए हैं उस टाइम पे डेट टाइम कंपनी जब रिन्यूएबल एनर्जी में आई थी तब 750 करोड़ रुपए का MOU साइन किया था। मैं गर्व से साथ कहूँगा विजनरी फारूक भाई की लीडरशिप के तहत वो MOU कंप्लीट हुआ। किसी कंपनी ने MOU कंप्लीट किया उसके कमिटमेंट के मुताबिक, वो KP ग्रुप है। तो जैसे कि हमने देखा कि KP ग्रुप आज इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, फारूक सर ने इतना इनोवेशन किया है, आज फारूक सर डॉक्टर फारूक पटेल हो गए हैं। और भी हमने बहुत कुछ सुना है फारूक सर के बारे में। उन्होंने ओल्ड एज वालों के लिए उनके सन के मैरिज में पूरा 5 स्टार बुक करके उनको डिनर लंच करवाया था। फिर और लाइक वो पूरी दुनिया का सबसे पहला ओल्ड एज होम फॉर स्पेशली एबल्ड भी बनवा रहे हैं DW के। तो ये लाइक मतलब कंपनियां CSR करती है, लेकिन हमने सुना है कि लाइक KP ग्रुप वाले CSR नहीं CSR से कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप अगर फोकस करना चाहें तो। जी मैं ज़रूर फोकस करूँगा। उसके पहले मैं एक बात बताना रह गया था कि जो इनोवेशन की बात थी उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ कि कंपनी के पास आज गुजरात का सबसे बड़ा सोलार पार्क भी है सूडी में। वो करीब 250 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। मैं प्राइवेट वर्ड लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो IPP में हमने इतना बड़ा काम किया है। अब आपका जो सवाल था कि CSR सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फारूक सर की सोच है खास करके कि समाज ने जो दिया है तो समाज के पीछे जो ज़रूरियातमंद है समाज के, उसके पीछे हमें खर्च करना चाहिए। खास करके एजुकेशन के पीछे खर्च करना चाहिए, ताकि उसके पीछे उनकी सोच बहुत दूरंदेशी है कि हम एक समाज को एजुकेट करते हो, समाज के बेटे बेटियों को एजुकेट करते हैं तो उससे पूरी पीढ़ी एजुकेट होती है और उसकी डिपेंडेंसी घटती है। एक समाज का IQ बदलता है, समाज की सोच बदलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया है तो एक तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी किसी पे, क्योंकि वो खुद कमाने लगेगा, कोई बिजनेस करेगा या कुछ भी ऐसा काम करेगा जो समाज को पीछे तो ले ही नहीं जा सकता। जो समाज में बहुत सारी बदियाँ देखने को मिल रही है हमें, और सभी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो युवा भटकेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो समाज मजबूत होगा तो अपने आप एक देश मजबूत होगा। तो वो सोच के साथ वो आगे बढ़े और एजुकेशन फील्ड में जो हमारी जो CSR एक्टिविटी चल रही है तो उसका मान लो कि पिछली साल की जो मैं बात करूँ तो करीब 6 करोड़ रुपया
खर्च उसमें किया गया डिफरेंट एक्टिविटीज़ के पीछे, उसमें 47% जो राशि है वो एजुकेशन के पीछे खर्च की गई। 40%। केपी ह्यूमन ने डेवलपमेंट फाउंडेशन जो बना केपी ग्रुप के CSR आर्म्स के तौर पे, तो 4 गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्ट की, 2 प्राइवेट स्कूलें हैं, एक डिसेबल्ड BCA कॉलेज है, वो भी उसका भी निभाव खर्च हम दे रहे हैं। और काफ़ी ऐसी संस्था है जिसमें डॉक्टर फारूक पटेल एज अ चेयरपर्सन या एज अ प्रेसिडेंट अपना रोल अदा कर रहे हैं। और UPSC सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। और CA फाउंडेशन है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, ये सारे अभी तक एक कहा जाए कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 12,000 प्लस बच्चों तक जो स्कॉलरशिप है या दूसरी तरीके एजुकेशन में हमारा लाभ पहुंच रहा है। अब आपने कहा कि ओल्ड एज होम, तो सूरत और गुजरात के ऐसे 10 से 12 ओल्ड एज होम, डिसेबल सेंटर है, या अंजुजनशाला है, या मूक बधिर बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते या फिजिकली भी एबल है, मेंटली भी डिसेबल है, तो ऐसी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। दिव्यांगों के लिए, क्योंकि दिव्यांगों के लिए कहा जाता है कि दिव्यांग वैसे भी मान लो कि वो यंग हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसके पीछे काफ़ी परिवार जो है वो व्यस्त होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर बुढ़ापे में उनका कोई पूछने वाला नहीं होता तो उनके लिए कहा जा सकता है कि विश्व का पहला एक वृद्धाश्रम नहीं कहेंगे बल्कि एक फार्म कहेंगे। उसका डिज़ाइन इस तरह का है कि एक फार्म हाउस हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपनी जो पिछली ज़िंदगी वो निकाल सके। वो गुजरात के झगड़िया गांव में बन रहा है। हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर कनुभाई टेलर, जो खुद पद्मश्री है, और उनकी डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम का वो करीब 35 साल से वो ट्रस्ट चला रहे हैं, उसको हम हैंड ओवर करेंगे। सेकंड के फारूक भाई चाहते हैं कि हर लोगों को वो काम लगे। जो सन की शादी थी बड़े सन अफान की, तो उसमें उन्होंने स्पेशली मैरियट जो सूरत की 5 स्टार होटल है, स्पेशली पूरा एक दिन जो ऐसे वृद्धाश्रम के जो वृद्ध थे उनके लिए और डिसेबल के लिए वहाँ पे पूरा एंटरटेनमेंट का और खाने का प्लानिंग करके उन्होंने अपने बच्चे की शादी को एक यूज़फुल बनाया, ऐसा कह सकते हैं कि समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग को भी उन्होंने शादी में इनवाइट करके एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो सर ये तो CSR था, हमने जैसे आपने के शेयर किया, कंपनी ऑलरेडी 1.3 गीगावाट जितने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एनर्जाइज कर चुकी है। 3.3 गीगावाट्स के उसके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, राइट? इतना कुछ हासिल कर लिया, अब और कहाँ? देखो, ये एक एक्चुअली हमने केपी ग्रुप ने और डॉक्टर फारूक ने ये काम लिया है मिशन की तरह। अब उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड में आना एक ज़रूरियात थी, लेकिन अब ये मिशन बन चुका है। तो आप पूछोगे मिशन कैसे? तो मिशन इसलिए कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं। जैसा कि हम अभी तक का आप देखने जाओ तो हम 42 लाख मेट्रिक टन जो कार्बन एमिशन है वो सेव करते हैं। विविध कंपनियों को हमारा प्लांट CPP IPP की तरह प्रोवाइड करके जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, हम 10 गीगावाट 2030 में लगाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना मेट्रिक टन जो कार्बन एमिशन है हम सेव करेंगे। और उसके साथ साथ जो ट्री प्लांटेशन है, मैंग्रोव प्लांटेशन है, उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अभी तक का जो पूरे गुजरात में एंटायर देखे जाए तो हमने 5 लाख ट्री और मैंग्रोव्स प्लांटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी हमारा जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है सूरत के C फेज़ में चल रहा है, वहाँ पे हम 10 हेक्टेयर में 3.5 लाख मैंग्रोव्स का ट्री प्लांटेशन कर चुके हैं। दूसरा, मान लो कि CSR में कुछ मैं चीज़ें जोड़ूँ तो हम हेल्थ में भी काफ़ी काम करते हैं। फारूक सर खुद किरण हॉस्पिटल 2 जो है SDA जो आरोग्य ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े, उसके ट्रस्टी मंडल में शामिल है। और वलन जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसका भी पूरा बिल्डिंग हम निर्माण करा रहे हैं। हमने एजुकेशन के माध्यम में 3 ऐसी स्मार्ट जो लाइब्रेरी है
वो बना करके डोनेट किए। उसमें यूपीएससी जीपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं। हम ट्राइबल एरिया में भी काम कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं, हम बात करें व्यारा की, तो व्यारा में फर्स्ट फाउंडेशन है, उसको पूरा एक केपी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लाइब्रेरी हाउस कहा जाए तो वो बना करके करीब उसमें 5 करोड़ का खर्च एक अंदाज़ा हमने लगाया है कि सूरत की एक कमर फ्री लाइब्रेरी है, वो 100 इयर्स पुरानी है, तो उसको रिस्टोर हमने किया, उसको ब्यूटिफिकेशन करके उसको हैंड ओवर किया। बेसिकली फारूक भाई बहुत ही दिल से ऐसा मानते हैं कि अगर मैं ऊंचाई पर चला गया तो उसका क्या मतलब है, मैं वहाँ अकेला हो जाऊँगा। तो वो अपने साथ वाले को, अपनी टीम को भी वहाँ पे देखना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं। तो कंपनी का जो वर्क कल्चर है उन्होंने इसी तरह डेवलपमेंट किया है। जैसे कि उन्होंने कंपनी के काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो है, जो छोटे तबके के भी है, जो प्यून भी हो सकते हैं, जो ऑफिस बॉय भी हो सकते हैं, उनको भी ESOP दी है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि उसकी सैलरी 20,000 हो सकती है या 30,000 हो सकती है, लेकिन उसने यहाँ पे ESOP पाकर उसने अपना घर बनाया हो, अपने लिए शादी की हो, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा किया हो। और कंपनी में जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 60 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 10 साल के ऊपर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कंपनी की एसेट है। और जो नए लोग भी कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे कंपनी एसेट मानती है, उसको भी ESOP उनको भी अच्छी मात्रा में दिए गए। और पुराने जो लोग हैं जो 60+ है, उसको कंपनी ने ऑनर्स का विरुद्ध दिया है। लाइक समाज के लिए इतना कुछ कर लिया आपने, देश के लिए इतना कुछ कर लिया आपने, पर फिर भी देखते हैं कि जैसे लाइक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, मैं थोड़ा सा कमर्शलाइज करूंगा इस चीज़ को, कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां इस देश में बहुत सारी हैं। लाइक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा मैं पर्टिकुलरली, पर बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े स्केल में भी हैं, छोटे स्केल में भी है, बहुत सारी हैं। एक्चुअली मैं पहले बता चुका, शायद आपने नोट किया होगा कि हमारी कंपनी एक तो कमिटमेंट की पक्की है, डेडिकेशन के साथ काम करती है, प्रामाणिकता में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, जो हमने कहा वो करते हैं। हमारी जो टाइम लाइन है उससे फास्ट हम और कम बजट में, मतलब मैं जो आपको रीजनेबल है रेट से, वो रेट से कम समय में प्लांट हम लगा करके, सोलार हो या विंड फार्म हो, वो लगा करके हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो कस्टमर के लिए है, कंज्यूमर जो हमारे लिए है, कस्टमर है जो हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने एक नॉक सेंटर बना के रखा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा वो ऑनलाइन अवेलेबल है, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। और केपी ग्रुप ऐसी एकमात्र जो ग्रुप है जो केपी एनर्जी और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के तहत जो कस्टमर को अपनी साइट का एक्सेस देता है, ताकि कस्टमर अपने यहाँ पर बैठ करके खुद रियल टाइम डेटा भी एनालिसिस कर सके, अपने प्लान पर नज़र भी रख सके, और हम प्रत्येक घंटे कितना जनरेशन हुआ आपके प्लांट का वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी यूनिक कंपनी है जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है और आगे भी करती रहेगी। हमने सुना है कि केपी जो ग्रुप है वो ग्रीन हाइड्रोजन में भी शिरकत कर रहा है। जी, तो हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया का है। उसके लिए लैंड एक्वायर हो चुकी है, फर्स्ट फेज का काम शुरू हो चुका है, परमिशन वगैरह का। तो रिसेंटली आने वाले वक्त में मैं मान सकता हूँ कि 1 साल में उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। और कंपनी की नई जनरेशन भी ये फील्ड में ऑलरेडी आ चुकी है, उन्होंने सारा ऑपरेशन संभाल रखा है। फारूक सर के बड़े बेटे हैं वो केपी एनर्जी का पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं, उनके दामाद है वो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं, और वो भी इंजीनियर है। और जो छोटा सन है हसन, HR, ह्यूमन रिसोर्स और सारी चीज़ें वो भी संभाल रहा है। तो एक नई जनरेशन भी इसमें आ गई है ये बिज़नेस को आगे ले जाने में। और कहूँगा कि हम सब फारूक सर और हम सब अभी यंग ही है और हम इसको और आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। सर फारूक सर एक बार तो UK गए, फिर देश के लिए वापस आए,
अब और कोई इंटरनेशनल छलांग लगाने के लिए कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, कंपनी जैसे इंडिया में एक्सपांसन कर रही है, इंडिया में भी काफ़ी जगह पे हम एक्सपांसन कर रहे हैं आने वाले समय में, इसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल पर भी जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पर पे हमारा इंटरेक्शन चालू है, काफ़ी जगह पे एमओयू हुआ है, सऊदी अरब जैसे देशों में भी हमने एमओयू किया है। तो आने वाले समय में आपको बहुत ऐसे जो कंट्री मिलेगी जहाँ पे केपी ग्रुप की मौजूदगी हम कराएंगे और आप देख पाओगे। और कंपनी का जो वर्क कल्चर है थोड़ा उस पर भी मैं आता हूँ कि कंपनी में जो ऑफिस बॉय खाना खाएगा वही सीएमडी का खाना भी होगा, वही दूसरे एचओडी का भी होगा। तो इस तरह का जो पारिवारिक जो माहौल क्रिएट किया उसके पीछे फारूक सर की सोच है, और वो ऐसा ही रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। कंपनी में हैप्पी आवर्स भी होता है, कंपनी में जो मान लो कि चीज़ें जो सीएमडी के परिवार खाता है, जो एचओडी का परिवार खाता है, वो सारे एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट पहले प्रोवाइड की जाती है, फिर कंपनी के सीएमडी के घर जाता है। तो ये कल्चर है, इसके लिए बेस्ट प्लेस टू वर्क का नाम भी मिला है। ठीक है, कंपनी ऐसी वर्क कल्चर के कारण कंपनी आज जो कह सकते हैं कि इंडिया की 500 कंपनियों में उसने स्थान बनाया है। ऐसी बहुत सारी जो अचीवमेंट है कंपनी ने पाई है, और फारूक सर ने खुद हुरून इंडिया में अपनी जगह बनाई है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे कि हम अभी सुन रहे थे केपी ग्रुप और फारूक सर की जो पूरी दास्तां है अफराज सर के ज़ुबानी, तो थैंक यू सो मच अफराज राजा सर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आशा करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको फारूक सर और केपी ग्रुप की पूरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए वो भी अच्छी बातों को अपने ज़िंदगी में उतारेंगे और वो भी कामयाब होंगे जैसे कि फारूक सर हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अनुराग पाल और राजा सर की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, एंड थैंक यू सर।